जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? फिट हैं? फिट एंड फाइन? मस्त हैं, बढ़िया। लेक्चर देख लिया सब लोगों ने? वेक्टर्स का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बोला था मैंने, सभी ने देख लिया? किसी का रह गया हो? चल, समझ में आ रहा था लेक्चर में सब कुछ आप लोगों को? यू वांट टू आस्क डाउट्स और यू वांट मी टू स्टार्ट अगेन और यू वांट मी टू गिव यू प्रैक्टिस? दोबारा से सारा पढ़ाऊं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊं, या उससे पहले आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं लेक्चर में से? डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स। स्क्रीन शेयर किया मैंने, विजिबल है आपको? चलिए बताइए क्या डाउट है। हाँ जी जपजीत। हाँ जी जपजीत, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, बोलो क्या डाउट पूछना बेटे आपको? हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे मेरे को डायग्राम समझ में नहीं आया था लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन का डायग्राम समझ में नहीं आया था? हाँ सर। सर हेड क्यों ऊपर पॉइंट हो रहा है? तो लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद है तेरे को? हाँ सर। क्या था क्वेश्चन? द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड its magnitude is half that of vector b. What is angle between a vector and वेक्टर vector? ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर दिया हुआ है वेक्टर ए के, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को, वो हाफ ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर। और आपको कैलकुलेट करना था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट? यस सर। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ए प्लस बी ए के परपेंडिकुलर चाहिए। पहले तो नॉर्मल तरीके से सोचते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देन दिस वेक्टर इज ए प्लस बी। ये डायग्राम सभी को समझ में आता? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। नाउ वी वांट दिस एंगल टू बी 90 डिग्री। तो इस एंगल को 90 डिग्री बनाने के लिए मेरे को इस डायग्राम को दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये वेक्टर ए, और मैं इस पॉइंट पी को मूव कर लेता हूँ इस तरीके से कि ए प्लस बी परपेंडिकुलर आ जाए। तो पी पॉइंट यहाँ होना चाहिए सच दैट दिस इज ए प्लस बी, है ना? और इसका मतलब बी वेक्टर की ओरिएंटेशन एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए। हाँ भाई, ये समझ में आया? सर हम्म। सर पर परपेंडिकुलर का हेड ऊपर क्यों पॉइंट हो रहा है, नीचे क्यों नहीं कर सकता पॉइंट? नीचे भी कर सकता है,
तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए प्लस बी है, ऐसे हाँ सर। बिल्कुल हो सकता है। तो अब अगर मेरे को एक ऐसा वेक्टर बनाना है बी सच दैट ए में बी ऐड करके ये वाला वेक्टर आ जाए, तो ध्यान से देखना, पहले मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां बना देता हूं, ठीक है। तो ये वेक्टर ए और ये ए प्लस बी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं सर। और ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करूंगा तो ए प्लस बी मिल जाएगा मेरे को, ये ठीक है। हाँ सर। तो आप ऐसी फिगर भी बना सकते हैं और ऐसी फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इसके बाद आपको अगर ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं पी, क्यू और आर। जो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आपका पी आर लेंथ हो गई, और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आपकी क्यू आर लेंथ हो गई, है ना। और अपने को कंडीशन गिवन है कि वेक्टर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ ऑफ वेक्टर बी है। इसका मतलब ये जो पी आर लेंथ है वो हाफ ऑफ क्यू आर है। हाँ सर। अब सपोज ये एंगल थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन थीटा को परपेंडिकुलर यानी पी आर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि क्यू आर लिख सकता हूँ। इसके बाद पी आर को मैं वन हाफ ऑफ क्यू आर ओवर क्यू आर लिख देता हूँ, तो वन हाफ आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू वन हाफ आ गई। दैट मीन्स थीटा आपका 30 डिग्री आ गया। यस सर। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैंने अच्छे से समझाया था कि ए और बी के बीच का एंगल मेजर करने के लिए आपको कैसे वेक्टर्स बनाने हैं। तो ये मेरा वेक्टर ए ड्रॉ किया हुआ है फिलहाल, और ये वेक्टर मेरा बी ड्रॉ किया हुआ है, एंड दिस इज द एंगल 30 डिग्री। व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू शिफ्ट वेक्टर ए like this parallel to itself so that a और b आपके को इनिशियल हो जाएं एक ही पॉइंट से, और फिर जो उनके बीच का एंगल है दैट विल बी 150 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। क्या ये क्लियर है आप सभी को? यस सर। तो देवांश पूछ रहा है व्हाट इफ वी ड्रॉ द हेड ऑफ वेक्टर बी मीटिंग द हेड ऑफ वेक्टर ए। ऐसे भी कर सकते हैं, हम डायग्राम डिफरेंट तरीके से बनाना चाहते हैं। ये वेक्टर ए और मैं वेक्टर बी को ऐसे बनाना चाहता हूँ कि वेक्टर बी का जो हेड है वो वेक्टर ए को मीट करे। तो दैट मीन्स, मैं एक मिनट ये यहाँ नहीं बनाता, थोड़ी सी जगह इधर ले लेता हूँ। तो ये मेरा वेक्टर ए एंड आई वांट टू ड्रॉ वेक्टर बी लाइक दिस। तो ऐसे भी बना सकता हूँ, बट इस डायग्राम में ए प्लस बी नहीं शो कर पाऊंगा मैं। मतलब ये वाली जो लेंथ है दिस इज नॉट ए प्लस बी, है ना। तो इसलिए ये वाला डायग्राम बनाना, ये क्यों नहीं होगा, तो जब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, एक बार उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान से समझना आप डिस्प्लेसमेंट्स की टर्म्स में सोचने की कोशिश करें। जब भी आपको वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में सोचने की कोशिश करें कि आप यहां से ए से बी पर गए, फिर बी से किसी पॉइंट सी पर गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ए सी हुई। ये समझ में आता आपको देवांश? यू मूव फ्रॉम ए टू बी, Yes, देन sir. फ्रॉम बी टू सी, देन योर डिस्प्लेसमेंट इज सी। सो ए बी प्लस बी सी इज ए सी। और इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, ये ए बी और बी सी, बी कॉमन है, ए बी फिर बी सी, एंड दैट गिव्स यू ए सी।
रिदम समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. A to B, B to C, this adds up to A to C, है ना? तो आपको हमेशा वेक्टर, जब भी आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाएंगे तो आपको पहले ए बी, फिर वहीं से स्टार्ट होता हुआ दूसरा वेक्टर बी सी, फिर आपके पास उनका रिजल्टेंट आएगा। Yes, sir. Got it. Thank you. सपोज मैंने आपको एक ऐसा डायग्राम बना के दिया, दिस इज वेक्टर पी, दिस इज वेक्टर क्यू, and this is vector r. What is the correct relationship between p, q and r? So vector P plus vector R is equal to vector Q. तो देवांश कह रहा है वेक्टर p प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर q। क्या सब एग्री कर रहे हैं इससे? एक किसी ने स्टेटमेंट दी p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। किसने लिखा था p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो? नहीं, p प्लस आर माइनस क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। आप लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, माइनस ए सी वेक्टर इज एज गुड एज सी ए वेक्टर। क्यों भाई? माइनस ए सी वेक्टर इज एज गुड एज सी ए वेक्टर। जरा ध्यान से समझें, नेगेटिव, वंश माइक ऑफ रख बेटे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर is another vector of same magnitude and opposite direction। तो लग रहा है आपको ए सी और सी ए ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड सेम है। ए सी वेक्टर एंड सी ए वेक्टर आर equal in magnitude and opposite in direction, and this is represented by this equality, minus AC vector is equal to CA vector। That means इस रिलेशनशिप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। क्यों भाई? लिख सकता हूं? ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक जो डिस्कशन हुई? नोट कर लिया सबने? हाँ जी, चलूँ आगे?
ठीक है, मैं एक बार आपको की पॉइंट्स बता देता हूं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। की पॉइंट्स जो ज्यादा सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाले हैं। एक, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इक्वल वेक्टर्स। जब मैं इक्वल वेक्टर्स की बात करता हूं तो उससे मेरा क्या मतलब है। इक्वल वेक्टर्स मतलब हैव सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। अगर मैं यूज करता हूं टर्म पैरेलल वेक्टर्स, तो दे हैव सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में कोई कंपैरिजन नहीं, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। ठीक। इफ आई यूज द टर्म एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स का मतलब है देयर सम इज जीरो। दो वेक्टर्स का सम जीरो कब आएगा, जब दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो एक बार आप इधर गए और फिर वापस उतना इधर आ गए, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, है ना। तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स मींस सेम मैग्नीट्यूड एंड opposite direction. तो if p vector plus q vector is equal to 0, then we will say p and q are equal and opposite vector. और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं q is equal to negative of p vector। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स, प्लीज केयरफुली समझते जाएं, कहीं कोई डाउट है मेरे से पूछते जाएं। यहां तक क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब आपने स्पेस में एक लाइन ड्रॉ करनी है और सेगमेंट है, मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक फिनिशिंग पॉइंट होनी चाहिए, और इस पे एक एरो लगा होगा जो बताएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ को है, ए से बी की तरफ है या बी से ए की तरफ है। और इसको लिखते कैसे हैं, ए बी और ऊपर एरो। ए आपका टेल पॉइंट है और बी आपका हेड पॉइंट है। ठीक है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, और इसकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, इसकी ओरिएंटेशन वो इसकी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है।
यहां तक कोई डाउट? जिंदा हैं सब लोग क्लास में? ठीक है, नोट कर लिया ना? ये नोट किया हुआ है, मतलब मुझे लग रहा है ये सब आपने देखा हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप सब नोट्स बना चुके हैं उस लेक्चर के, तो ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है। मैं केवल एक बार आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, कहीं कुछ लगेगा आपको डिफरेंट तो नोट करेंगे। और इसको लिखते कैसे हैं? तो वेक्टर को, तो आप वेक्टर का रिपोर्ट क्या करेंगे? तो वेक्टर क्वांटिटी, हाँ जी, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन। A vector quantity should be reported with its magnitude and direction. अब सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है, हाउ टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। सिखाया मैंने कैसे डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। So there are two ways. Usually there are two ways. One of the ways is आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली लाइन बना लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद आपने कोई भी वेक्टर अगर ड्रॉ किया ऐसे ऑफ लेंथ सपोज 20 यूनिट्स, और आप इसका एंगल बता देते हैं ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ के साथ। सपोज ये एंगल थीटा है और इसकी लेंथ कुछ भी है, सपोज पी, इसको मैं ओ ए लिख लेता हूं। तो ओ ए वेक्टर हैज a magnitude p and its direction is angle theta north of east। ये नोटेशन समझ में आती है क्या आप लोगों को? The same vector can be reported by saying angle 90 minus theta east of north। ठीक है, तो यूजुअली आप देखते हैं, आप सबने मैप्स बनाए होंगे, तो बहुत मतलब सोशल साइंस के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाती है ना मैप्स की। तो जब भी आप इंडिया का मैप बनाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ इंडिया, तो आपको समझ में आ जाता है कि यार आप कौन सी स्टेट्स की बात कर रहे हैं। साउथ इंडिया बोलते हैं तो आपको समझ में आता है कौन सी स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो यू नो कि आप आसाम बिहार उस तरफ जा रहे हैं या मेघालय। और अगर आप वेस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप राजस्थान गुजरात इस तरफ आ गए है ना। तो यू हैव द आइडिया कि हम बहुत कॉमनली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की हेल्प से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। आर यू कंफर्टेबल विद दिस जो मैंने यहां पर लिखा? वी कुड हैव अनदर वेक्टर लाइक दिस OB, say this angle is phi and this length is q. So OB vector has a magnitude q and its direction is, क्या लिखूं इसकी डायरेक्शन? बोलो बोलो, टाइप करो। एंगल फाई नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर एंगल 90 माइनस फाइव वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है,
कोई डाउट किसी को? उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की मैंने बात की थी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जब मैंने बात की थी तो मैंने बोला था कि सपोज एक वेक्टर ऐसे ए और दूसरा वेक्टर ऐसे वेक्टर बी, इफ दे आर ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं को इनिशियल वेक्टर्स। तो if the vectors are arranged so that they are co-initial, then this is the angle between the two vectors. अब हमेशा डायग्राम में कोई इनिशियल वेक्टर बने नहीं होंगे। आपको कई बार ऐसा दिया हो सकता है कि एक वेक्टर ए ऐसे है और एक वेक्टर बी ऐसे है, और आपको ये एंगल दिया हुआ है सपोज 120 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ए को ट्रांसलेट कर देंगे उसके पैरेलल such that it becomes co-initial with B. And then this is the angle. ये क्लियर? इसके बाद हमने बात की ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या बोलते हैं, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें क्या क्या गिवन होगा। हमें गिवन होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, हमें गिवन होगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और हमें एंगल थीटा गिवन होगा। हाँ बेटे, अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली कन्वेंशन भी समझाता हूँ आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बाद एक्स वाई एक्सिस वाली भी समझाता हूँ। अगर अपने को ये गिवन हो तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके जो नया वेक्टर मिलेगा ए प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये मॉडुलस का साइन यहाँ पे मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और हमें एंगल निकालना होगा, आई कॉल दैट एज एंगल बीटा एंड एंगल अल्फा, दैट the vector makes with, तो एंगल अल्फा ए के साथ मान लेते हैं और एंगल बीटा बी के साथ मान लेते हैं, ये निकालना होगा अपने को, ठीक है। पहले तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस पिक्चर की। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, एंगल वेक्टर ए को किसी आर्बिट्रेरी जगह पर मान लेते हैं। मुझे ये नहीं बताया गया वेक्टर ए किधर है, मुझे ये बताया गया कि वेक्टर ए और बी में इतना एंगल है, तो मैं वेक्टर ए को कोई भी एक अपनी पसंद की डायरेक्शन असाइन कर लेता हूँ। बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें ए की एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बता रखी होगी, ठीक है। तो वेक्टर ए मान लो इधर है और मुझे एक वेक्टर बी दिया हुआ है, तो वो वेक्टर बी जो है वो सपोज इधर है, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा अपने को गिवन है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखें इधर। मैं इस वेक्टर बी को इसके पैरेलल ट्रांसलेट कर लेता हूं
such that it becomes co-initial with A. And we know that this angle will be theta. क्यों भाई? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये जो पुरानी पोजीशन थी बी वेक्टर की, जो नई पोजीशन है, तो लाइंस पैरेलल ही है, तो एंगल थीटा, राइट? एंड देन दिस is vector C, which is the resultant of A and B, right? तो मुझे इस C की लेंथ निकालनी होगी, नेमिंग कर लेते हैं इसकी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ P, इसको लिख लेता हूँ Q, इस पॉइंट को लेबल कर लेता हूँ R। तो मेरे को PQ लेंथ गिवन है A, मेरे को QR लेंथ गिवन है B। मुझे एक तो PR लेंथ निकालनी है, और ध्यान से देखना, इस डायग्राम में C और A को इनिशियल लग रहे हैं आपको? C और A को इनिशियल लग रहे हैं? तो अगर C और A को इनिशियल लग रहे हैं, then this angle is the angle between C and A. I call this as alpha, and I can call this angle as beta. Alpha is the angle between C and A, और क्लियरली यहाँ पे C और B को टर्मिनस वेक्टर हैं, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन C and B is बीटा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब इसको निकालने की बेसिक मेथोडोलॉजी क्या थी हमारे पास? हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली लेंथ B साइन थीटा बन जाएगी। ये वाली लेंथ हमें मालूम है A है, और ये जो हाइट है, सॉरी, ये वाली लेंथ B साइन थीटा नहीं बनेगी, B कॉस थीटा बन जाएगी, और ये जो हाइट है वो B साइन थीटा बन जाएगी। यस, व्हेन द टू हेड्स मीट इट इज को-टर्मिनेट्स, जहां पे एक साथ टर्मिनेट हो रहे हैं। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और आप लिख सकते हैं पी आर होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, इसको मैं एन दे देता हूं, तो पी एन होल स्क्वायर्ड प्लस एन आर होल स्क्वायर्ड। सभी को दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल पी एन आर, ट्रायंगल पी एन आर। So I get PR whole square is equal to PN. PN is A plus B cos theta whole square. NR is B sin theta whole square, which becomes A square plus B square cos squared theta plus 2AB cos theta plus B square sin squared theta, right? अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से अगर बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1। सो मेरे पास पी आर होल स्क्वायर्ड को लिखने का आंसर आ गया ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर उसको मैं सी लिख लूं तो ये आ जाएगा। देखा हुआ लग रहा है? पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री में देखा कुछ है सामने? ट्रिगो में देखा कुछ है सामने? क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कोसाइंस लिखा था हमने वहां पे, एक याद है? कोसाइन रूल। नाउ हाउ डू आई फाइंड अल्फा?
हाँ जी, अल्फा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल पीएनआर में आई कैन राइट tan अल्फा एज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या बनेगा बोलो? परपेंडिकुलर था एनआर बी साइन थीटा और बेस की वैल्यू पीएन। पीएन इज ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये तो यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना यहां तक? बेसिक्स आ जाएंगे तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो एक बार जल्दी से रिवीजन हो जाएगी तो कर लेंगे प्रैक्टिस इसके ऊपर बहुत सारी। अभी तरन सिंह समझ में आ रहा है? आलिया, आरुषि, यस सर। गुनीश, हर्ष, क्रिश, आवाज नहीं आ रही है। रतन सिंह कहाँ हो? यश, हाँ जी बिल्कुल। क्या बोर हो रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है सब सुन तो लिया था, दोबारा दोबारा क्यों सुना रहे हैं सर? मुझे लगा एक बार दोबारा बोलूंगा तो अच्छा इंप्रेशन बैठ जाएगा तुम्हारे दिमाग पे। चलूं आगे? अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक और तरीके से अल्फा और बीटा को रिलेट कर सकता हूँ। फोकस एट दिस ट्रायंगल पी क्यू आर। मैं ये वाला ट्रायंगल दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पे, केवल पी क्यू आर वाला। ये वेक्टर जिसकी लेंथ मैंने ए ली है, ये वाला वेक्टर जिसकी लेंथ मैंने बी ली है, और ये वाला वेक्टर इसकी लेंथ मैंने सी ली है। इसमें ये एक्सटीरियर एंगल थीटा है, ये अल्फा लिया था मैंने, ये बीटा लिया था। तो ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने बोला, टेक्स्ट बुक फार्मूला। बट मैं आपको यहाँ पर विजुलाइज करवाना चाहूंगा लॉ ऑफ साइन या साइन रूल। इससे हम लिख सकते हैं ए ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू बी ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन, ये तीसरा एंगल 180 माइनस थीटा, which is as good as sin theta, and also theta is alpha plus beta। क्या भाई? कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। आगे चलो। जैसे हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ऐसा मिलता जुलता हमारे पास एक और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सुना है? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थोड़ा सा डिजाइन बदल के अगर उसको प्रेजेंट कर दिया जाए तो हम उसको पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर ए लिया था हमने, ये दूसरा वेक्टर बी लिया, ये एंगल थीटा,
और हमने कैलकुलेट किया इनका रिजल्टेंट आर या सी। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस पॉइंट से कॉल इट एज पी, पी पॉइंट से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं और उसकी लेंथ एग्जैक्टली बी के जितनी बनाऊं, तो ये वेक्टर को भी बी लिखा जा सकता है, बिकॉज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर हैव सेम लेंथ एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल वेक्टर्स हैं ये। और अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस पॉइंट को क्यू लेबल करते हैं, इसको आर, इसको एस, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और क्या मैं एस आर वेक्टर को सेम एज पी क्यू वेक्टर बोल सकता हूं? पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ बराबर होती हैं, तो एस आर वेक्टर की लेंथ पी क्यू के बराबर होगी, और डायरेक्शन तो दिख रही है, सेम है, पैरेलल है। तो दैट मीन्स दिस इज वेक्टर ए। तो जब हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं तो इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। मतलब ये कि आपको एक वेक्टर ऐसे दे रखा है और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बी को शिफ्ट कर दो, आप ऐसे बोल देते हैं कि यार आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो ए और बी का ऐसे, और जो उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट था वहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो डायगोनल, तो वो डायगोनल उनके सम के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट किसी को? राघव? है राघव क्लास में? आर एल लोपेज, आर यू देयर इन द क्लास? राघव ने नो सर बोला, समझ नहीं आया राघव क्या बोल रहा है मतलब में। व्हाट अबाउट सिया, स्वास्तिक, तनय, आर यू क्लियर विद दिस जो मैंने बताया अभी तक? हाउ इज सी इक्वल टू ए प्लस बी? तो वो तो यहाँ दिख ही रहा था ना यार, ये वाला वेक्टर, यहाँ से ध्यान से देखो ना इस डायग्राम में, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर पी आर वेक्टर के बराबर तो है ही ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर ही, तो वही फिगर तो है। ये हमारा बी वेक्टर यहाँ पर भी तो दिख रहा है ना आपको, और ये वेक्टर ए यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, तो सी इज ए प्लस बी। And if this angle is theta, what are vectors a and b called? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और क्या बोलो इनको? सर हम्म सर जैसे को इनिशियल वेक्टर होता है, को टर्मिनेट वेक्टर होता है, तो वैसे वेक्टर और वेक्टर बी को क्या कहेंगे? पता नहीं क्या कहेंगे यार, दे आर अरेंज्ड इन हेड टू टेल फैशन। ओके सर। एक का हेड दूसरे की टेल से मैच कर रहा है ना, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अरेंज्ड हेड टू टेल फैशन। ओके सर। नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा, और ये एंगल हमारा अल्फा, ये एंगल बीटा, और ट्रायंगल की ही एक्सटेंशन है पैरेललोग्राम, केवल शक्ल बदली है, बाकी सब कुछ सेम है। वही कुछ करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये वैल्यूज लिखूंगा, तो सब कुछ सेम ही है। तो वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो वही आने वाला है जो पहले निकाला था, ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर मेरे को एंगल अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा की वैल्यू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। सब कुछ सेम है, मतलब बस एक एक्सटेंशन कर दिया ट्रायंगल की कि पैरेललोग्राम बना लो। सिग्निफिकेंस समझाता हूँ इसका कि
कब आपको पैरेललोग्राम बनाने में फायदा रहता है और कब ट्रायंगल बनाने में फायदा रहता है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अभी। ये नोट कर लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछा मेरे से फिलहाल। क्लियर है सभी को? नोट किया सभी ने? ठीक है जी। आपको ना दो वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट निकालना होगा तो आपको बोला जाएगा एक आदमी पहले इधर गया और फिर इधर चला गया, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो उसमें आपको क्या रहेगा, पहले इधर गया और फिर इधर गया, अब उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपका ऑब्वियसली ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फिगर बनेगी वो ट्रायंगल लॉ जैसी बनेगी। तो व्हेन वी आर calculating the resultant of displacements, we usually get a triangle। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, और फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और जब उनको फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होगा, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को, एक बॉल है, इसको रस्सी से बांध के एक बंदा इधर को खींच रहा है और एक बंदा इधर को खींच रहा है, बताओ बॉल किधर को जाएगी। सो दिस बॉल इज बीइंग पुल्ड बाय टू फोर्सेस। A ball is being pulled by two forces और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लगती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो अपने आप ही आपका जो डायग्राम है वो को इनिशियल वेक्टर्स बनेगा। और इस केस में जब को इनिशियल वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे तो आप ऐसे और ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे और आप कहेंगे कि यार इस पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल है ना, ये हमारा नेट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। तो जब डिस्प्लेसमेंट्स होंगी तो आपको बोला जाएगा पहले आप ए पर थे, फिर आप बी पर चले गए, फिर आप बी से सी पर चले गए, तो आप अपनी नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। और जब आपको एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लगती हुई दिखेंगी तो आपको को इनिशियल वेक्टर्स मिलेंगे। को टर्मिनस वेक्टर भी हो सकते हैं, यही डायग्राम को टर्मिनस वेक्टर का भी हो सकता है। आपको ऐसे एक फोर्स आप ऐसे बना सकते हैं, F1 लग रही है, और एक फोर्स आप ऐसे बना सकते हैं, F2 लग रही है। और आप कहेंगे कि इसका अगर मैंने डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया, वैल्यूज उतनी अच्छी नहीं है, तो ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। क्यों भाई, समझ में आ रहा है डायग्राम? तो इट कुड बी लाइक टू को इनिशियल की जगह आपको को टर्मिनस फोर्सेस दिखा दी गई ऐसे, तो उनका रिजल्टेंट आप ऐसे दिखा देंगे। क्लियर? आलिया ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई पार्टिकल सेमी सर्कल में ट्रेवल कर रहा है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप एक सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, और आप यहां से चलना शुरू करते हैं ए से, एंड यू मूव
to B and you follow this semicircular path. तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताओ? हाउ डिड वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी 2r, है ना? अगर आप एक क्वार्टर सर्कल पे चलते, आप ए से चल के बी तक जाने की बजाय केवल पी पॉइंट तक जाते, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आती? क्वार्टर सर्कल. तो ये डिस्प्लेसमेंट आती कि नहीं आती आपकी? और ज्योमेट्री से दिख रहा है ये आर है, ये भी आर होगा, तो ये r√2 होगा. तो नहीं पास किया ना सेंटर से बेटे. तरन सिंह, तेरा वाले क्वेश्चन का आंसर आत हो गया. व्हाट इफ डज नॉट पास थ्रू द सेंटर? नाउ द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर. अब इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, ये नोट कर लिया सभी ने? आगे चल सकता हूं? दिवांश तेरे क्वेश्चन का आंसर देता हूं. ये बना लो डायग्राम, फोर्सेस वाला पैरेललोग्राम. चलूं आगे? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके लिए. दिवांश तेरे क्वेश्चन का आंसर तो इसको सॉल्व करेगा. सपोज अ पर्सन मूव्स ऑन a circular path along an arc AB such that the angle subtended by the arc at the center is theta. If the radius of the circle is r, what is the magnitude of displacement? करेंगे सॉल्व?
एक आंसर आया है, सनत ने दिया है, सो दैट इज ऑप्शन ए, स्क्वायर रूट ऑफ 2r² माइनस 2r² कॉस थीटा। तो ये r बाहर लिख के 2 - 2 कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है जी, एक आंसर ये। और कोई? एक आंसर दिया देवांश ने, दैट इज r इंटू रूट ऑफ 2 + 2 कॉस थीटा। और कोई? देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक आती है। आदित्य गुप्ता कहाँ है? एक आंसर है 2r cos θ/2। ये तो ऑप्शन बी और सी एक जैसी नहीं लग रही। क्या आपको मालूम है 1 + cos θ 2 cos² θ/2 होता है? क्या मालूम है आप लोगों को ऐसा? नहीं मालूम है। cos 2 θ का फॉर्मूला पढ़ा है किसी ने? cos 2 θ का फॉर्मूला 2 cos² θ - 1। 2 θ को थीटा लिख दूं तो ये हो जाएगा 2 cos² θ/2 - 1 एंड दैट गिव्स मी दिस। तो 1 + cos θ कैन बी रिटन एज 2r cos² 2 cos² θ/2। तो ये जो टर्म लिखे ना 2 + 2 cos θ, इसमें से 2 कॉमन आता है, ब्रैकेट में 1 + cos θ बचता है। और 1 + cos θ को मैं 2 cos² θ/2 लिख सकता हूँ। और ये रूट से बाहर आ जाएगा 2 cos ऑफ θ/2। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। और किसी ने आंसर दिया एक 2r√sin θ - 2 cos θ। ये किसका आंसर है? एक ऑप्शन सी आई है, डी आई है मेरे पास, r√sin θ - 2 cos θ। एक ऑप्शन आई है। आदित्य गुप्ता ने आंसर दिया 2r sin θ/2। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये जो ऑप्शन ए थी, एक्चुअली ये 2r sin θ/2 ही है। क्यों भाई? किसने दिया था ऑप्शन ए आंसर सबसे पहले? सनत। और आदित्य गुप्ता भी 2r sin θ/2 ये आंसर निकाल रहा है। क्या आप लोगों को ये पता चल रहा है कि ये जो ऑप्शन ए है वो 2r sin θ/2 के ही बराबर है? नहीं पता चल रहा है तो प्लीज केयरफुली नोट करें, ये फिजिक्स के अंदर बहुत रेगुलरली आपको ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। कैसे आएगा ये? तो ध्यान से समझें, 1 - cos θ 2 sin² θ/2 होता है। सुना है क्या ऐसा? मेरी बात ध्यान से समझें, कुछ लोग जल्दी आंसर देते हैं, कुछ देर से आंसर देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर सबका आंसर आ जाता है और सबको समझ में आ जाता है तो सब लोग बराबर हैं। तो आप में से जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, परंतु अगर उनको समझ में आ जा रहा है कि ये आंसर कैसा है और नेक्स्ट टाइम आप इसका आंसर निकालने के लायक हो जाते हैं, तो यू आर इक्वल टू अदर्स। सो प्लीज पार्टिसिपेट। जो लोग जवाब नहीं दे रही हैं या जिनको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारी पब्लिक मेरे को देखकर ऐसा लग रही है जो चुपचाप बैठी है, या तो इंटरेस्ट नहीं ले रही है या जवाब नहीं दे रही है। क्या 1 - cos θ 2 sin² θ/2 सबको पता चलता है ये कैसे आएगा? बोलो। हाँ जी अंजलि, आयुष, आदित्य, अर्पित, कहाँ हो यार? गितिन,
जपजीत तेरी दो दो एंट्री क्यों है? जपजीत खालसा भाई यू हैव टू एंट्रीज इन दी क्लास, एक को हटाओ या मैं हटा दूं? सर पीसी हैंग्ड है, अच्छा, तो मैं इससे ही चैट कर पाता हूँ फोन से। तरन सिंह कह रहा है प्लीज कैन यू एक्सप्लेन। तरन सिंह, ये समझ में आ गया था कि ये 1 + cos θ 2 cos² θ/2 कैसे आता है? हाँ भाई, ये फॉर्मूला मालूम है? cos 2θ = 2 cos²θ - 1। अगर मैं 2θ को थीटा लिख दूं तो थीटा की जगह θ/2 लिख दूंगा, तो ये फॉर्मूला समझ में आता? बोल। अब इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा इक्वेशन के, तो 1 + cos θ 2 cos²θ/2 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया 1 + cos θ 2 cos²θ/2 कैसे होता है। ऐसे ही cos2θ का एक फॉर्मूला 1 - 2 sin² भी होता है। अगर इसमें थीटा ले लूं मैं 2θ की जगह, तो यहाँ पे sin²θ/2 आ जाएगा। और यहाँ से आई कैन राइट 1 - cos θ = 2 sin²θ/2। क्लियर? बेटा आपको जितने प्रॉब्लम्स पूछने हैं मेरे से पूछ लो। हम डबल काम करते ही इसलिए हैं, आप घर से लेक्चर देख के आते हो, फिर हम क्लास में बैठते हैं ताकि हमारे पास टाइम सफिशिएंट हो प्रैक्टिस करने के लिए और आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। नहीं तो टाइम शॉर्ट पड़ जाएगा। तो आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल जाए इसलिए हम इतने काम कर रहे हैं। सो आई एम ओपन टू ऑल दी डाउट्स। आर यू क्लियर विद दिस कि ये 1 - cos θ 2 sin²θ/2 कैसे आता है, 1 + cos θ 2 cos²θ/2 कैसे आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को आप अपनी टेबल पे सामने चिपका के रख लो ताकि आपको ये याद रहे। अपनी स्टडी टेबल पे सामने ट्रिगो के फॉर्मूलाज और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशंस लिख के रख लो ताकि जब आप क्लास में बैठे तो आपको दिखता रहे और आप रेफर कर सकें, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे ये। एम आई क्लियर विद दिस? चलूं आगे? अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, अभी तो हम 1 - cos θ 1 + cos θ की बात कर रहे थे। नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। हाउ टू सॉल्व फॉर इट, इसके लिए मेहनत करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो देयर आर टू मेथड्स। मेथड 1, using geometry and properties of triangle, और दूसरा मेथड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो आप एक सर्कुलर ट्रैक है आपके पास जिसका रेडियस है आर, और आप इस पे किसी आर्क ए बी पे चलते हैं, मतलब आप किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर जाते हैं, सच दैट दिस आर्क ए बी सबटेंड्स एन एंगल थीटा। ये गिवन है आपको, और अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। तो आपको ए बी आर्क आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, समझना जरा ध्यान से। ए बी आर्क आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और ये जो ए बी वेक्टर है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अपने को ए बी वेक्टर निकालना है। ये लेंथ अपने को मालूम है आर है, और ये लेंथ अपने को मालूम है आर है, और ये एंगल अपने को मालूम है थीटा है। क्या आप इन दोनों एंगल्स पे कुछ कमेंट कर सकते हैं?
ट्राइंगल सी ए बी आइसोसेलेस है, इक्वल होंगे, से अल्फा एंड अल्फा, अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। सो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाय 2 होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तरन सिंह ने एक और अच्छी इंफॉर्मेशन दी, थीटा विल बी आर्क लेंथ ए बी अपॉन आर। तो अगर मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए बी आर इंटू थीटा के बराबर आ जाएगा, बट अपने से डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा नहीं है, बट ठीक है, अच्छी बात है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल लिया। आर थीटा विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब आर थीटा लिखेंगे तो थीटा रेडियन में लेना, ठीक है। तो किसी ने पूछा होगा तो निकाल लेंगे ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कोई पूछ लेता भाई बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड निकालने के काम आएगा आगे जाके। ए बी की बात करते हैं, अब ए बी कैसे निकालें, तो लॉ ऑफ साइन लगा दूं। बताओ लॉ ऑफ साइंस लगाऊं तो क्या लिखूंगा, कैसे लिखते हैं लॉ ऑफ साइन। मुझे याद आ रहा है ऐसा होता है कुछ, ये ए है, ये एंगल ए है, और ये एंगल बी है, इसके सामने वाली साइड बी, ये एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड सी, तो ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। हाँ जी, यूज कर लें इसको। तो बताओ इस ट्राइंगल सी बी ए में लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी लेंथ ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी लेंथ ओवर साइन अल्फा। चलेगा, बोलो कोई डाउट इस स्टेप में। बीसी तो अपने को मालूम है, तो यहां से ए बी लेंथ की वैल्यू बी सी इंटू साइन थीटा ओवर साइन अल्फा आ जाएगी। बीसी लेंथ कितनी है, आर। बीसी लेंथ कितनी है, आर। साइन थीटा तो साइन थीटा ही है, अल्फा की जगह क्या पुट करूं, 90 माइनस थीटा बाय 2, तो ये आर साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा बाय 2 आ गया। अब एक छोटा सा फॉर्मूला याद करते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर थीटा 2 थीटा की जगह थीटा लिख दूं तो यहाँ थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा, ध्यान से देखना अब नीचे, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख देता हूँ, और नीचे कॉस थीटा बाय 2 लिख देता हूँ। तो कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2। डरावना मेथड था बहुत ही यार, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ और आसान भी सोच सकते थे। चलो कर लिया तो कर लिया, क्या अर्ज है, कोई डाउट इसमें। एक इससे स्लाइटली बेटर मेथड हो सकता था, अगर मैं सी से सामने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता, क्या फायदा होता इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एबीसी, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये बाइसेक्ट करेगा सामने वाली साइड को। तो अगर ये पॉइंट एन है और ये एंगल थीटा बाय 2 हो गया क्या, ध्यान से देखो अब, इन ट्राइंगल सी एन बी राइट एंगल ट्राइंगल है,
इसमें साइन ऑफ थीटा बाय 2 को क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। नो डाउट? दैट इज बी एन ओवर आर। बीसी तो आर ही है ना, तो बी एन की वैल्यू आर साइन ऑफ थीटा बाय 2 आ गई, और ए बी विल बी डबल ऑफ दिस। ठीक है, तो जल्दी आंसर आ गया ना, 2 आर साइन थीटा बाय 2। तो ये दो मेथड हो गए हमारे। एक में मैंने लॉ ऑफ साइंस लगा लिया, और एक में मैंने उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हाउ डिड यू गेट 90 माइनस थीटा बाय 2? तो तीनों ट्रायंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो 2 अल्फा प्लस थीटा इज 180, तो 2 अल्फा इज 180 माइनस थीटा, तो अल्फा विल बी 180 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा मेथड 2 हो गया। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जिसने ये आंसर निकाला था बी ऑप्शन, उसने क्या किया था? नोट कर लिया सभी ने? फिर डिस्कस करते हैं। जिसने अब बी ऑप्शन निकाली थी उसने क्या किया था, ये भी समझाना जरूरी है कि उसने क्या गलत किया था। नोट कर लिया सभी ने? तो जबजीत कह रहा मैंने फॉर्मूला यूज किया, तो जबजीत और देवांश ने फॉर्मूला यूज किया, तो देवांश और जबजीत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या फॉर्मूला यूज किया। देवांश तू अनम्यूट कर और मुझे बता क्या किया तूने। सर वो ट्रायंगल लॉ वाला। ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला लगाया आपने? तो ट्रायंगल लॉ वाला फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? यस ये सर। A और बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना? हम्म। तो ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्या आपको यहाँ पर ऐसा दिया हुआ था कि दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड ए और बी हैं और उनके बीच का एंगल थीटा, और आपने उनका रिजल्टेंट निकालना है? क्या ऐसा क्वेश्चन था? नो सर। तो फिर ये फॉर्मूला क्यों लगाया? यस सर। है ना, मतलब जबरदस्ती थोड़ा कि कुछ भी वैल्यूज दिख रही थी तुमने एक फॉर्मूले में फिट कर दी बिना सोचे समझे। हम्म। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खाली फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूला का मतलब क्या है। इस फॉर्मूला का मतलब है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो मैं उनका रिजल्टेंट निकालूंगा, तो ये आएगा। माई क्वेश्चन वॉज नॉट एट ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एक वेक्टर आर है और फिर एक दूसरा वेक्टर आर है, दोनों की लेंथ और उनके बीच का एंगल थीटा है, और बताओ उनका रिजल्टेंट कितना आएगा। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था मेरा ना? नो सर। फिर ये फॉर्मूला लगाने का लॉजिक ही नहीं था। यस सर, सॉरी सर। इट्स नॉट अबाउट सॉरी, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग विद क्लैरिटी। मतलब केवल फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता है। फॉर्मूला की डेरिवेशन अगर आपको नहीं आती है तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो फॉर्मूला किस context में यूज हो रहा है। एंड इफ यू डोंट नो द context in which the formula is being used, then there is no use of applying that formula, है ना? नहीं कर लगा सकते आप किसी रिजल्ट को वैसे। डोंट यस सिंपली सर। क्रैम द रिजल्ट्स। मेमोरी रिजल्ट मेमोराइज करने से कुछ नहीं होने वाला। आई आदित्य गुप्ता, तूने कैसे सॉल्व किया था? सर कोसाइन। कोसाइन रूल लगाया था आपने?
तो कोसाइन रूल कैसे लगाया था आपने? लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे बताओ। ये सर्कल दिया हुआ था, अब आगे बता क्या करूं? सर वो आर मतलब एक कॉर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, हम्म और फिर वो सबटेंड करेगा एक एंगल थीटा सेंटर पर। तो हमने एक कॉर्ड ले ली ए बी, और ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, ये आर बिल्कुल। अब सो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग वो डिस ठीक है, ए मैं बी बोलता हूँ, स्क्वायर बिल्कुल सही है, मैं बोलता हूँ। कोसाइन रूल में क्या होता है कि अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज एंगल ए, इसके सामने वाली साइड ए, ये एंगल बी, सामने वाली साइड लेंथ बी, ये एंगल कैपिटल सी, और इसके सामने वाली साइड लेंथ स्मॉल सी। तो आप सी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी लिख सकते हैं, इसको लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। तो हम कोसाइन रूल लगा सकते हैं इसमें एक ट्रायंगल के लिए। ये हमारी साइड है सी, और इसके ऑपोजिट वाला एंगल है सी। तो सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर। ए होगी कोई भी दूसरी साइड, ए के ऑपोजिट वाली, और बी के ऑपोजिट वाली बी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस ऑफ द थर्ड एंगल सी विच इज थीटा। तो सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, 2r² माइनस 2r² कॉस थीटा होगी, जिसको बाद में सिंप्लीफाई करके 2r साइन थीटा बाय 2 लिखा जा सकता है। और अब आपको आदित्य ये फीलिंग आ रही होगी ना कि कोसाइन लॉ से साइन लॉ या सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल्स बना के जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, बिकॉज आप इसके आगे इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करने में भी टाइम लगता है ना? यस सर, वो थीटा बाय 2 थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हम्म चलिए ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? आगे चल सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है? नोट कर लिया आपने? वेटिंग फॉर यू टू गिव मी ए गो हेड, तब आगे चलूंगा। कुछ नोट करने वाला है? स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना है तो बताओ। तो लर्निंग अबाउट वेक्टर्स इज लर्निंग अबाउट ज्योमेट्री, है ना? ट्रायंगल्स पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैंने पहली 2 क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पे और ट्रायंगल्स पे इतना जोर क्यों लगाया था, है ना? चलें आगे, ठीक है। एक आज की क्लास में सबसे पहले एक डाउट पूछा था जपजीत ने, जिसमें हमें गिवन था कि 2 वेक्टर्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट है सम ऑफ 2 वेक्टर्स, वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी का हाफ है। और अपने को कैलकुलेट करना था एंगल बिटवीन ए एंड बी। उसका हमने जो पहले सॉल्यूशन बनाया था दैट वाज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमने ये सोच लिया था कि यार ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी को ऐसे बनाऊं सो दैट ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर आ जाए। तो ऐसा अगर आपको स्ट्राइक कर गया, फिर तो आपको दिख जाएगा कि यार ये लेंथ एल है और ये लेंथ L/2 है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री हो जाएगा, देन द रिक्वायर्ड आंसर इज 150 डिग्री। तो ये जो सोल्यूशन था ग्राफिकल सोल्यूशन, ये मतलब एक बिल्कुल एक एक्सपर्ट सोल्यूशन है, लेकिन ये हर एक को स्ट्राइक करे ये जरूरी नहीं है। और जैसा कि अभी देवांश बोल रहा था कि सर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो आई वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से अगर इस क्वेश्चन को करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हमने ये देखा था कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
और ये एंगल थीटा है, तो ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आता है, ये एंगल अल्फा होता है। और हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका एक रिजल्ट हमने डेराइव किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। और हमने अल्फा के लिए भी एक फॉर्मूला डेराइव किया था, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। कैसे? ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये प्लग इन कर देते हैं। तो पहले a प्लस बी का मैग्नीट्यूड b बाय 2, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड b बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, बी स्क्वायर ओवर 4, बी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस बी स्क्वायर को मैं एलएचएस में ले जाता हूँ, तो बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिलहाल यहीं रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, बाद में देखेंगे। एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी अपने को। क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो अल्फा मस्ट बी 90 डिग्री, है ना। यही है ना रिलेशनशिप, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए, सो एंगल अल्फा मस्ट बी 90 डिग्री। तो अल्फा अगर 90 डिग्री है तो व्हाट आई गेट इज tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan 90 डिग्री इज रिटन एज इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट तब आएगा जब राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 0 आएगा। क्यों भाई, मालूम है ऐसा आपको? Yes, it is not defined actually. वो ज़्यादा बेहतर तरीका है. It should be written as not defined, and it comes out to be not defined when we divide something by zeros, because division by 0 is not defined. So a plus b cos theta is equal to 0. So that gives you cos theta is equal to minus a by b. ठीक है? ठीक है यहाँ तक? अब इसमें पुट कर देता हूं मैं बी स्क्वायर्ड ओवर 4, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2 ए बी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए ओवर बी। तो ये b कट जाएगा और आई विल बी लेफ्ट विद बी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 2a स्क्वायर्ड। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बी स्क्वायर एलएचएस में ले आता हूँ, बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, दैट इज माइनस 3b स्क्वायर्ड ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर्ड। तो मेरे पास a ओवर b की वैल्यू √3 ओवर 2 आ गई। बोलो यहां तक कोई डाउट? बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है तुम लोगों को कुछ, या बस मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूं और तुम बस चुपचाप साइलेंट ऑब्जर्वर्स की तरह देखे जा रहे हो? नाउ cos थीटा इज माइनस a by b, that is minus √3 by 2. cos थीटा माइनस √3 by 2, तो cos थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और ये 150 डिग्री की वैल्यू होगी। सो थीटा इज 150 डिग्री। ये समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया 150 डिग्री? cos थीटा इज माइनस √3 by 2, पहले √3 by 2 सोचो, √3 by 2 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब cos ऑफ 30 डिग्री को cos ऑफ 180 माइनस 150 लिख दिया, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता तो ये प्लस cos 150 हो गया।
ऐसे सोच लो, तो थीटा इज 150 डिग्री। ठीक, केयरफुली नोट करें, सारे स्टेप्स को ध्यान से समझें, दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी। वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में ही रिपोर्ट होता है, इसलिए मैं थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा हूँ। वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। आपके दो वेक्टर्स एक ऐसे और एक ऐसे है तो 180 डिग्री का एंगल, और अगर एक वेक्टर आपका ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है तो आप ये वाला एंगल रिपोर्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस एंगल, तो छोटे वाला ही एंगल रिपोर्ट करते हैं, इसलिए 150 डिग्री। कैसे? अदरवाइज मैं इसको 360 माइनस 150 डिग्री 210 डिग्री भी रिपोर्ट कर सकता हूँ, तो एक तरफ से 150 बनेगा, दूसरी तरफ से 210 बनेगा। सो एंगल ऑफ 210 डिग्री इज एज गुड एज एंगल ऑफ 150 डिग्री। तो यूजुअली आप 180 से छोटे वाला एंगल रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? हाँ जी बिल्कुल, आई कैन स्क्रॉल अप, नोट कर लें, ये लो। चलें आगे, क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस। और ठीक है, नोट कर लो, वेट कर रहा हूं मैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है जी, डन। चलिए ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। A person moves 10 meter due east. He then turns to his left
by 37 degree and moves forward by another 10 meter. What is the displacement of the person? आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, इतने मीटर प्लैंक है ये, इतने मीटर मेकिंग एंगल इतना, और एक डायरेक्शन ऑफ दूसरी डायरेक्शन। समझ रहे हैं आप? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा सा कुछ फॉर्मेट में आंसर चाहिए मेरे को, मतलब से 25 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसा सा कुछ आंसर, मतलब समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए आपका। करो सॉल्व। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? अगर आप एंगल पूरा नहीं निकाल पा रहे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा एंगल जिसका tan थीटा इतना है, तो मे बी आप एंगल को tan थीटा की टर्म्स में लिख दें, मेकिंग एन एंगल सच दैट tan थीटा इज दिस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं आंसर। एक आंसर आया है, लेट अस कॉल इट एज ऑप्शन ए, 6√10 मीटर और tan इनवर्स ऑफ 1/3 north of east. This option is by Aditya Gupta. Anybody else? अच्छा, आप लोगों को याद दिला दूं, शायद आपको नहीं याद हो, sin 37 डिग्री 3/5 होता है और cos 37 डिग्री 4/5 होता है, तो you may use this. कल्प शाह भी सेम आंसर दे रहा है। और कोई? तरन सिंह 6√10 मीटर। तरन सिंह डायरेक्ट मैसेज मत कर भाई, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल।
तो डायग्राम बना लेते हैं एक। तो सबसे पहले तो हम ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वाली लाइन बनाते हैं। उसके बाद पर्सन मान लेते हैं पॉइंट ओ से चलता है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो वो ओ से पी पॉइंट पे पहुंचता है, दिस इज 10 मीटर। फिर पी पॉइंट से वो 37 डिग्री का टर्न लेता है लेफ्ट की तरफ। तो अगर पर्सन इधर को फेस कर रहा था तो उसका लेफ्ट ये होगा, तो वो लेफ्ट को टर्न लेगा तो वो ऐसे जाएगा। तो वो ऐसे एक टर्न लेता है 37 डिग्री का और फिर 10 मीटर चलता है, तो वो क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगी, और ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है अपने को, ओ क्यू। तो एक ओपी वेक्टर है, एक पी क्यू वेक्टर है, आपको ओ क्यू वेक्टर निकालना है। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो वो लगा लो, नहीं तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये वाली लेंथ लिख लो कितनी है, ये वाली लेंथ लिख लो कितनी है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या पसंद करेंगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे या वैल्यूज लिखनी पसंद करेंगे? तो इसको n लिख लेते हैं। तो अगर ये 10 है तो ये वाली वैल्यू 10 cos 37 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 10 इंटू साइन 37 हो जाएगी। तो ये 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। तो ओ क्यू अगर मेरे को लिखना है, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, और बेस हो जाएगा 10 प्लस 8 18 स्क्वायर्ड। तो ये हो जाएगा 36 और 324। तो 324 और 36 कितना हो गया, 360, एंड दैट इज 6 रूट 10 मीटर। बहुत ही बढ़िया। तो 6 रूट 10 मीटर आ गया। और अगर आपको एंगल निकालना है तो आपको ये एंगल रिपोर्ट करना है। तो ये एंगल अल्फा मान लेते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर था मेरा वो हाइट, ये वाली हाइट 6 मीटर ओवर बेस, और बेस थी ये वाली लेंथ 18 मीटर। तो 6 ओवर 18 दैट इज 1/3। सो इसको लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू, ये एक नोटेशन है लिखने की, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। मतलब एक ऐसा एंगल जिसका टेंजेंट tan निकालते हैं तो 1/3 आता है, तो अल्फा इज tan इनवर्स 1/3 नोटेशन है। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 6 रूट 10 मीटर एट एन एंगल tan इनवर्स 1/3। किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, क्या ये क्लियर है सभी को? यस यस, बिल्कुल फॉर्मूला से कर सकते थे ना, क्यों नहीं कर सकते थे यार। आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर है, और क्लियरली द एंगल बिटवीन देम इज 37 डिग्री। आपने उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो 10 स्क्वायर्ड प्लस 10 स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 37, यहाँ से ये 6 रूट 10 आ जाएगा ना, बिल्कुल। और अगर आपने एंगल अल्फा निकालना है तो tan अल्फा इज बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, इसमें पुट कर दो तो ये 1/3 आ जाएगा। बस मैं सजेस्ट करूंगा कि डायग्राम जरूर ध्यान से बना लें कि वेक्टर ए कौन सा है, वेक्टर बी कौन सा है, अल्फा कौन सा एंगल है, सो दैट आप कुछ मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करें, है ना। Yes, sir. और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप डायग्राम बना लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई या फॉर्मूला लगाया, फर्क क्या है, क्या भाई? तो फॉर्मूला के पीछे नहीं भागे, बेसिक सीखने की कोशिश करें। आपकी जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना बढ़िया वाले, तब आप देखेंगे कि फॉर्मूला से काम नहीं चलता, बेसिक एनालिसिस से काम चलता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे चलें।
50 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, 4 लोग बोलते हैं यस सर, बाकी के सोचते हैं भी हमें क्या उंगलियां हिलाने की जरूरत है यार, बच्चों ने लिख तो दिया, है ना। ऋषि पंचाल, आज तेरा एक भी मैसेज नहीं आया क्लास में, कहाँ है ऋषि पंचाल? तुम्हारे नाम भूल जाऊंगा ना अगर मैं, तो तुम समझ लो काम खत्म। यू हैव टू इंश्योर कि मेरे को सबके नाम याद है। तो मेरे को सबके नाम याद तब होंगे जब तुम बार बार यहाँ पे चैट पे मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे। मतलब द ओनली वे आई कैन इमेजिन यू इज बाय योर चैट पोस्टेड ओवर हियर, अदरवाइज मुझे दिखता तो है नहीं ना। आपको तो मेरी आवाज सुन रही है तो शायद आपको तो फील हो रहा है कि हाँ सामने कोई पढ़ा रहा है, बट मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरे सिस्टम इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी किसी की आवाज तो आ नहीं रही, आवाज मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता सबको अनम्यूट करना। तो मेरी नजरें चैट बॉक्स पे रहती हैं, आप चैट बॉक्स पे यस नो टाइप करते रहते हैं, मेरे को अच्छा लगता रहता है, मुझे पता चलता हाँ भाई पूरी क्लास है मैं पढ़ा रहा हूँ, आई दैट मोटिवेट्स मी एंड कीप मी एनर्जाइज्ड। हाँ जी आदित्य, चलूं आगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है ना? सुना है ऐसा? नहीं, नॉट नेसेसरी आई कैप जे कैप। व्हेन आई से व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर मींस एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। आई कैप जे कैप तो कुछ स्पेशली डिफाइंड वेक्टर्स हैं, जैसे कि आई कैप यूजुअली एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है जो ईस्ट डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस को लॉन्ग रिप्रेजेंट करता है, और जे कैप एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है जो नॉर्थ या फिर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बट इन जनरल व्हेन आई से यूनिट वेक्टर मींस एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, इफ sum of two unit vectors a cap and b cap is also a unit vector, say c cap, then what must be the angle between a cap and b cap? आदित्य गुप्ता, तेरा घर कौन से फ्लोर पे है? फर्स्ट। फर्स्ट? फिर तो कोई फायदा नहीं यार, धक्का भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा तेरे को, है ना। हितार्थ बुरा, तू कौन से फ्लोर पे है? थर्ड। हाँ, तुझे तो नुकसान हो जाएगा, सोच समझ के आंसर दे, तेरे को तीसरे फ्लोर से धक्का दे दिया जाएगा तो क्या होगा तेरा? बिना सोचे समझे आंसर दिए जा रहे हो, जो मन कर रहा है वो लिख दे रहे हो, ये ऋषि पंचाल। आंसर इज 120 डिग्री। ऑप्शंस तुमने बड़ी अच्छी बनाई, एक ऑप्शन 60 डिग्री, दूसरी ऑप्शन 180 डिग्री, तीसरी ऑप्शन 90 डिग्री, और चौथी ऑप्शन 120 डिग्री। तो आंसर इज 120 डिग्री।
और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ग्राफिकल मेथड है। आपने एक डायग्राम बनाना और आंसर आ जाएगा, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल व्हाटएवर यू मे कॉल। तो 2 यूनिट वेक्टर्स का सम 1 यूनिट वेक्टर है। तो 2 वेक्टर्स पहले तो ऐसे समझते हैं कि अगर ए कैप और बी कैप ये 2 वेक्टर हैं और इनका सम भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। सो दिस मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऐसा नहीं होता। तो एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ दोबारा से इसको। तो ये वेक्टर मेरे को ऐसे बनाने चाहिए थे, ये वेक्टर ए कैप और ये वेक्टर बी कैप और ये उनका सम सी कैप, और ये तीनों लेंथ बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे अंदर वाले। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। नाउ लुकिंग एट दिस फिगर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? इज इट 60 डिग्री? नहीं, पहले वेक्टर ए को आपको यहां पर लेकर आना पड़ेगा और फिर ये वाला एंगल निकालेंगे एंड दैट एंगल इज 120 डिग्री। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज 120 डिग्री। समझ आया आपको? चलिए ठीक है जी, आज का सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे। आज के लेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। मुझे नोट्स भेजेंगे आज के लेक्चर के, ब्रीफ नोट्स। जो रिपीट था वो शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी नया एडिशन था वो सारा इसमें भेजेंगे। और एक बार अच्छे से मैं आपको मॉड्यूल में से पेजेस रेफर कर दूंगा, कौन से पेजेस आपने पढ़ने हैं। फिर इस वीकेंड पे हम एक क्विज करेंगे वेक्टर्स की एडिशन की, ठीक है? चलिए ठीक है बेटा। हाँ जी बिल्कुल, आई विल शेयर द लेक्चर, नो वरीज। ऑल राइट, Thank you, sir. वेलकम। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सर हाँ जी, सर कल लेक्चर है ना? हाँ कल होगा ना लेक्चर, कल हमारी रेगुलर क्लास होगी। ओके सर। सर हम्म, सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये इजीली मतलब गैस कर सकते हैं हम कि 120 डिग्रीज होगा, लाइक ऑप्शंस देख के। ऑप्शन देख के गेस करना नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें गेस नहीं कर पाओगे, ये आपके बिगिनर्स के क्वेश्चन। आज आपने पहली बार ये टॉपिक पढ़ा है, तो जो क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि जब अच्छे वाले क्वेश्चंस आए तो आप कुछ दिमाग लगा सकें उसमें, ठीक है? चलिए जी ठीक है।